हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने श्री चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। और आप सभी के लिए एक गुड न्यूज है। जी हाँ, ये गुड न्यूज उत्तराखंड की ओर से आई हुई है। असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर की एक बहुत अच्छी वैकेंसीज देखने को मिल रही है। तो यानी कि ये जो वैकेंसी है वो क्या है हमारे पास, सहायक विकास अधिकारी के पोस्ट से ये वैकेंसी आई हुई है। तो जिनको भी अप्लाई करना है वो इसमें जाके अपना फिल आउट कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, जाके डेफिनेटली आप अप्लाई कर लोगे। 11 अप्रैल को ही इसकी अपडेट आ चुकी थी और बाकी सारी चीजें जितनी भी रिक्वायरमेंट है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस एज में कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, हर एक चीज डिटेल में बात करेंगे। और कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हो उसके बारे में भी इसमें चर्चा हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेट की बात कर लेते हैं। देखो, वैकेंसी जो है उसके नाम देख लो आप, एडीओ। ठीक है ना, एडीओ यानी कि असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर की ये वैकेंसी आई हुई है। अब यहां पर बात आती है सर, फॉर्म कब से भरना स्टार्ट हो रहा है। जो आवेदन है वो आपका प्रारंभ हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है 16 अप्रैल से, यानी कि ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है फिलिंग करना। फॉर्म को भरने का अंतिम जो समय होगा वो 16 मई है, यानी कि पूरा का पूरा एक महीने का समय दिया गया है। लेकिन आप कोशिश करो अपना फॉर्म पहले ही हम अपना भर ले। अब यहां पर आती है कि बात सर, जो इसका एग्जाम है, जो इसका एग्जाम होने वाला है वो कब होने वाला है। यानी कि लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि जो है वो 31 अगस्त तक आपको दी गई है। यानी कि अभी हम लोग खड़े हैं अप्रैल में। अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, आपके पास बहुत अच्छा समय है। आपके पास पूरे के पूरे 5 महीने का समय आपको मिल रहा है इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। तो जिनको भी तैयारी करना है बॉस अभी से जुड़ जाइए। बहुत अच्छी वैकेंसी है, डेफिनेटली यहाँ पर जो सक्सेस के चांस है वो भी बहुत अच्छे से आपको मिल सकते हैं। ठीक है ना, चलो और डिटेल देखते हैं क्या क्या चीजें मिलने वाली है, क्या क्या चीजें हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं तो 45 पोस्ट आए हैं। ऐसा नहीं है कि ये नंबर ऑफ संख्या बहुत कम है या बहुत ज्यादा है। असल में ये जो एडीओ वैकेंसीज वगैरह होती है ना, इनकी संख्या भी आप देखोगे तो लगभग इतनी ही होती है। मतलब 40, 50, 60 मैक्स टू मैक्स यही सब देखने को मिलता है किसी भी स्टेट का हो। तो 45 नंबर ऑफ वैकेंसी है, बहुत है, कम भी नहीं है। ठीक है, लेवल 5 की यहाँ पर जॉब देखने को मिलने वाली है। 29,200 से लेकर के 92,300 तक का पे लेवल होने वाला है। मतलब सैलरी भी अच्छी खासी है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो ये तो चीजें हो गई। चलिए और बाकी डिटेल्स सर्च देख लेते हैं क्या क्या चीजें मिलने वाली है। किस एज तक के लोग भर सकते हैं, तो 21 साल से लेकर के अगर 42 साल तक की आपकी उम्र है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कितना एज चाहिए सर, 21 साल तक की एज कम से कम चाहिए होती है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सर कौन कौन अप्लाई है। एजुकेशन क्या क्या चाहिए यहाँ पर, देखो आपके पास क्या क्या चाहिए। अगर आपने बीए से इकोनॉमिक करके रखा हुआ है, यानी कि अगर आपने क्या किया हुआ है सर, अगर आपने बीए करके इकोनॉमिक्स किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने बीकॉम किया हुआ है, अगर आपने बीकॉम किया हुआ है या तो फिर आपने बीएससी में एग्रीकल्चर किया हुआ है, या तो फिर आप उसमें बीएससी से आपने एग्रीकल्चर किया हुआ है तो ठीक है, तो ये तीनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कॉमर्स वालों बच्चों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक तो बीए इकोनॉमिक्स है तो कर सकते हैं, कॉमर्स है तो कर सकते हैं, एग्रीकल्चर से है तो कर सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट है तो, अगर आपके पास पीजी है तो आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिल सकता है। इन्हीं तीनों से अगर आपके पास पीजी भी है तो आपको थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज मिल सकता है। तो अगर पीजी किया हुआ है तो वो जरूर बता देना कि हाँ हमने पीजी किया हुआ है, थोड़ा सा एडवांटेज आप यहाँ पर ले लेंगे उसमें। लेकिन बीकॉम वाले, बीए वाले और बीएससी में एग्रीकल्चर वाले आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा बाकी नहीं चलेंगे। ठीक है, अब ये तो हुआ बेसिक चीजें जो आपको ध्यान रखनी है कि कौन कौन अप्लाई करेगा। आई होप तो ये चीज आपका क्लियर हो चुका है यहाँ पर। ठीक है ना, चलो एग्जाम्स की बात करता हूं। तो एग्जाम कैसे होने वाला है, तो एग्जाम आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो एक एग्जाम के आधार पर है। आपका जो चयन प्रक्रिया है वो एक एग्जाम के आधार पर होने वाला है। एग्जाम दीजिए और अपना जॉब लेकर के घर जाइए, सिंपल सा हिसाब है भैया। तो आपको ध्यान देना है कि अगर आपको ये जॉब चाहिए तो यहां पर आपको टॉप 45 के अंदर में आना पड़ेगा। सिलेक्शन सूची की होगी जो टॉप 45 के अंदर में आएगा, क्योंकि एक एग्जाम के आधार पर है। तो सिंपल सी बात यही है कि अगर आपको नौकरी लेना है तो भैया एक बार आपका मौका मिलने वाला, दोबारा नहीं मिलेगा। तो जो टॉप 45 होंगे ना उनकी नौकरी लग जाएगी। देखिए एक रेस है, जस्ट लाइक अ रेस। तो जितनी अच्छे दौड़ोगे उतने चांस ऑफ सक्सेस आपके बनेंगे।
अब एग्जाम कैसे होने वाला है, तो एग्जाम में आपको 100 एमसीक्यूज देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है ना। और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। कितने होंगे सर? 100 एमसीक्यूज का एग्जाम होगा और आपको इसके लिए टोटल 2 घंटे का आपको समय दिया जाने वाला है। हर सही उत्तर होने पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा और गलत होने पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो फिर भी यहाँ पर कोशिश करेंगे तुक्केबाजी ना करें, क्योंकि अगर आप बोल सकते हो नॉर्मलाइजेशन वगैरह या फिर मल्टीपल टाइम में अगर आपका एग्जाम हुआ तो नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में फिर से दिक्कत आ जाएगा। तो कोशिश करना है कि तुक्केबाजी से भी दूर रहे, एक एक बार में अच्छे से अटेम्प्ट कर ले, ज्यादा आपके लिए इजी भी रहेगा, ठीक है ना। अब ये 100 नंबर में जो 100 अंक आने वाले हैं, 100 ऑब्जेक्टिव आएंगे, इसमें क्या पूछा जाएगा, तो इसमें वही सब्जेक्ट पूछा जाएगा जो आप फिल आउट करेंगे। यानी कि अगर आपने अकाउंट्स यानी कॉमर्स भरा है तो कॉमर्स से, इकोनॉमिक भरा है तो इकोनॉमिक से, एग्रीकल्चर है तो इकोनॉमिक से, यानी कि पूरा का पूरा सब्जेक्टिव वाइज होगा, पूरा का पूरा जो आपने सब्जेक्ट चूज किया उसी के आधार पर होगा। मैं सिलेबस भी बता दूंगा, डोंट वरी, थोड़ा सा वेट डाउन कर लेंगे। अच्छा, ये सिलेबस आपको चाहिए, ये नोटिफिकेशन चाहिए तो लक्ष्य एकेडमी ऐप पर जाइए, वहां पर जॉब सेक्शन मिल जाएगा, या तो फिर हमारे टेलीग्राम पर चल जाओ, वहां पर मिल जाएगा, दोनों जगह अवेलेबल है ये, ठीक है ना। अच्छा, ये जो एग्जाम होने वाला है मैं आपको पहले बता दूं, ये ऑफलाइन बेस पर ये एग्जाम होने वाला है, ओएमआर सीट पर ये एग्जाम आपका होगा, ठीक है। ये एग्जाम आपका ओएमआर सीट पर होने वाला है, यानी कि आपका पूरा का पूरा ये जो एग्जाम है वो ऑफलाइन आधारित होने वाला है, ऑनलाइन नहीं होने वाला है। आयु जो हमने देखा था कि 21 साल से लेकर के जो काउंटेबल है वो 21 जुलाई 2025 को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। सब इसी के अनुसार में अपनी आयु की गणना आपको करनी है, 21 साल जो मैक्सिमम था, ठीक है ना। बाकी आवेदन के लिए आपको जो यूके की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहां पर जाकर के डायरेक्टली इसका आवेदन कर सकते हैं। ऑलरेडी इसका जो फॉर्मिंग अप्लाई है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। कौन अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप भारत के नागरिक हो तो अप्लाई कर सकते हो, मतलब हर एक बंदा इसको अप्लाई कर सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए और भी चीजें हम लोग देख लेते हैं इस पर। अगर मैं सिलेबस वगैरह की बात कर लेता हूँ, प्लस आपका जो फी वगैरह एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या फी वगैरह होने वाला है, किस तरह से चीजें इसमें देखने को मिलने वाली है हमें। ये रहा। अगर मैं एप्लीकेशन फी की बात करूं तो जो अनरिजर्व कैटेगरीज में आते हैं या ओबीसी में आते हैं उनको 300 रुपए लगने वाला है। बाकी जितने भी हमारे एसटी एससी या ईडब्ल्यूएस में आते हैं 150 रुपए लगेगा, और अगर कोई दिव्यांग है तो उनको भी 150 रुपया लगने वाला है, मतलब 150 से 300 रुपए आपका फॉर्म का फी यहाँ पर लग रहा है, राइट। तो ये तो हुआ बेसिक अपडेट्स, आई होप सो ये चीज क्लियर हो गया होगा। चलो एक बार सिलेबस में भी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कहा आपको कि 100 मार्क्स आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाला है। तो जो 100 नंबर आने वाला है वो 2 पार्ट में आएगा। जो आपसे 100 एमसीक्यूज पूछा जाएगा ना, यहाँ पर 100 एमसीक्यू पूछा जाएगा, वो 2 पार्ट्स में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी, ये जो पार्ट ए है ये सभी के लिए होगा, सभी के लिए होगा, मतलब चाहे आपने बीकॉम से आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, चाहे आपने बीए से फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, चाहे आपने बीएससी एग्रीकल्चर से अप्लाई किया हुआ है, बीए में भी इको और इसमें एग्रीकल्चर, ठीक है। तो भी आप इसमें ये ए के लिए रहेगा। बी वाला जो है यहाँ पर आपने जो चूज किया है उनमें से आपको कोई एक लेना होगा, यानी कि कॉमर्स वालों के लिए कॉमर्स, इको के लिए इको और एग्री के लिए एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर आप जो चूज करोगे उसके हिसाब से होगा, मतलब 2 हिस्से में आपका सिलेबस बट गया, एक में सभी के लिए एक ही है और दूसरे में आपको अपना चूज करना है, ठीक है। तो पहले वाले में क्या है, पहले एक बार वो देख लो। ये जो पार्ट ए यानी कि कंपलसरी फॉर ऑल, यानी कि ये जितने भी आप हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे इकोनॉमिक्स से हो, चाहे आप एग्रीकल्चर से हो, सबके लिए भैया एक ही है। क्या क्या है इसमें पढ़ने को मिलने वाला है, ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक पर बेस्ड है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये जो सिलेबस है ना, जो पार्ट ए है वो इकोनॉमिक पर बेस्ड है। यूनिट 1 में क्या क्या चीजें हैं, इंडियन इकोनॉमिक है, इंडियन इकोनॉमिक में क्या क्या चीजें आती है, इंट्रोडक्शन है, स्कोप वगैरह, कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा इंडियन एग्रीकल्चर भी इसमें हमें देखने को मिलने वाला है, इंडियन इकोनॉमिक पढ़ने को देखने को मिलने वाला है, लैंड रिफॉर्म किस तरह से हुआ है, कॉमर्शियलाइजेशन किस तरह से हुआ एग्रीकल्चर को लेकर के, ठीक ना, किस तरह से रूरल डेवलपमेंट हमें देखने को मिला, इकोनॉमिक ग्रोथ में किस तरह का असर देखने को मिला है, इकोनॉमिक मॉडल्स कैसे काम करता है, डेमोग्राफी एंड जो जियोग्राफी ऑफ द इकोनॉमिक है उसको देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा बात किया जाए तो इंडियन फॉरेन ट्रेड किस तरह से काम करता है वो इसमें हमें देखने को मिलने वाला है, यानी कि जो हमारा WTO हो गया, या फिर आप बोल सकते हो IB वाला जो सेक्शन है, मैं सिंपल से यहाँ भाषा में लिख दूं, जो हमारा IB वाला सेक्शन है वो हमें यहाँ इसमें देखने को मिलने वाला है। ग्रीन रेवोल्यूशन किस तरह से रहा है,
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किस तरह से उत्तराखंड में जो बजट उत्तराखंड का आया और उसमें किस तरह के रिफॉर्म्स देखने को मिलते हैं हमें, वो सब चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। नीति आयोग कैसे काम करती है, वो सब चीजें हमें यहाँ देखने को मिलने वाला है। ठीक है, उसके अलावा स्टैटिस्टिक ऑफ उत्तराखंड इकोनॉमिक, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। जितने भी उत्तराखंड के एग्जाम्स होते हैं, अगर उसमें इकोनॉमिक वाला हिस्सा हो या कॉमर्स वाला हिस्सा हो, तो ये तो हर बार पूछा जाता है। तो ये भी अपने आप में काफी बड़ा वेटेज रखता है। ये तो वो यूनिट 1। यूनिट 2 भी कंपलसरी है सभी के लिए। इसमें क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलने वाली है? यूनिट 2 में हमें क्या क्या देखने को मिलने वाली है, और वो देख लो। यूनिट 2 की बात किया जाए तो इसमें स्टैटिस्टिक वाले पार्ट है। मतलब पहला पार्ट में हमने इकोनॉमिक के पार्ट को कवर किया, दूसरे पार्ट में हमने स्टैटिस्टिक को ले लिया, जिसमें आपके स्टैटिस्टिक के यूजेस, लिमिटेशंस, उसके काम करने का तरीका, अलग अलग मेथड ऑफ डाटा, जिसमें हम लोग डाटा कलेक्शन कैसे करते हैं, उसका यूजेस कैसे करते हैं। ठीक है ना, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें आपका मीन, मीडियन मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सब कुछ देखना है, कोरिलेशन देखना है, रिग्रेशन देखना है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस इन सेंटर एंड उत्तराखंड। उत्तराखंड में किस तरह का रोल ये देखने को मिलता है, वो भी एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो हम इसमें देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा जो यूनिट 2 है उसमें हमें बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी देखना है, यानी कंप्यूटर का बेसिक सिस्टम है, ऑपरेटिंग हो गया, विंडोज हो गया, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस हो गया, सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करता है, ब्राउजर क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, मतलब ईच एंड एवरी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। MS ऑफिस वगैरह हमें इसमें पढ़ने को मिलने वाला है। ठीक है, यूनिट 3 भी कंपलसरी है सभी के लिए। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 ये अभी कंपलसरी है सभी के लिए। अभी तक हम सब्जेक्ट में नहीं पहुंचे, अभी हम केवल कंपलसरी वाला बात कर रहे हैं। इसमें आपका कोऑपरेटिव जो इंस्टीट्यूशंस है, यानी कि जो हमारे इंडिया में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उनके बारे में हमें देखने को मिलने वाला है। क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करती है, क्या कॉन्सेप्ट रहा है, किस तरह से वो फॉर्मेशन होती है, कैसे वो कंट्रोल्ड होती है, उसके बारे में। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो है उसके रिगार्डिंग में हमें स्टडी करने को मिलने वाला है इसमें। ठीक है ना, उनके फंक्शंस, उनके काम करने का स्टाइल को। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस, जितने फाइनेंस ग्रुप है उसके बारे में देखने को मिलने वाला है। कोऑपरेटिव बैंक वर्सेस कॉमर्शियल बैंक, यानी कि बैंकिंग सिस्टम जितनी है वो सब इसमें देखने को मिलने वाली है। ठीक है ना, यहां तक जितनी भी चीजें हमने देखी। अच्छा, यहाँ पर करंट जनरल नॉलेज, ठीक ना, लिस्ट अमेंडमेंट, एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक रिलेटेड टू अबव द यूनिट्स द डिमांड। ठीक ना, यहाँ पर ये है क्या, अब ये क्या बोलना चाहता है ये समझ लीजिए। ये कहना चाहता है कि जो भी अभी हमने आपको ऊपर में यूनिट्स बताए हैं, उसमें जो भी अमेंडमेंट या भी जो भी लेटेस्ट वाली चीजें होगी, उनके आधार पर हम आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पर कोई टॉपिक लिखा हुआ है, अगर उसका कोई लेटेस्ट अमेंडमेंट है, तो आपको वो भी याद करना है और वो भी पढ़ना है। तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जो हमें यहाँ पर समझना है। तो यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 ये आप कोई भी सब्जेक्ट से अप्लाई करें, अकाउंट, कॉमर्स से अप्लाई करो, इकोनॉमिक्स से अप्लाई करो या एग्रीकल्चर से, तीनों को पढ़ना है। अब इसके बाद यहां पर आता है आपका सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने इकोनॉमिक भरा है तो इकोनॉमिक वाले बच्चे यहां से अब पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब 1 2 3 वहां तक हो गया, 4 यहां तक देखना है। इसमें क्या क्या मिलेगा इकोनॉमिक वाले बच्चों को, ये भी देख लो एक बार। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इकोनॉमिक और कॉमर्स दोनों की क्लासेस चलेगी, इसकी स्टार्ट बैच होने वाली है, तो दोनों की आपको बैचेस मिल जाएगी। ठीक है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक, पूरा का पूरा इकोनॉमिक स्टडीज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मतलब बेसिक्स इकोनॉमिक जहां से स्टार्ट होता है ना, वो स्टार्ट हो गया। माइक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक हो गया, लॉ ऑफ डिमांड हो गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया, लॉ ऑफ प्रोडक्शंस हो गया। ठीक है ना, जो भी हमारा कर्व होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, वो सब कुछ इसमें देखना है। टाइप ऑफ मार्केट्स हमें देखना है, किस तरह से काम करता है, वो सब कुछ देखना पड़ेगा। यूनिट 5 की बात किया जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक और मेजर इश्यूज रिगार्डिंग ऑफ इकोनॉमिक, वो क्या क्या होते हैं वो सब हमें देखना होगा। ये पूरा का पूरा पॉइंट हमें देखने को मिलने वाला है। ठीक है ना, पब्लिक एक्सपेंडिचर किस तरह से काम करता है, या फिर जो इंडियन गवर्नमेंट है हमारी, वो किस तरह के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाती है और किस तरह का वो जो उनके पास पैसा लाने का तरीका और खर्च करने का तरीका, यानी कि टैक्सेशन और जो हमारा एक्सपेंडिचर, दोनों में किस तरह का असर आता है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये तो था हमारा इकोनॉमिक्स वालों का, यानी कि इकोनॉमिक वालों में यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 ये कंपलसरी है। 4 और 5 आपके लिए अलग से बना हुआ है। जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनकी बात करते हैं, तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 आपके लिए भी कंपलसरी है। यूनिट 4 अब आपके लिए बदल रहा है। कॉमर्स वालों बच्चों के लिए अगर बात करूं तो क्या क्या आएगा, तो आप देख सकते हैं
यहाँ पर मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट्स, पूरा का पूरा जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। बेसिक टू एडवांस हमें पढ़ने को मिलने वाला है। नेचर्स ऑफ द अकाउंटिंग हो गया, आप बोल सकते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर, अमलगमेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो मैं एडवांस अकाउंटिंग बार बार बोलता हूँ, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ शेयर, मतलब जो हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला पार्ट है उसको यहाँ पर आप ला सकते हैं। फिर से एनालिसिस, जो हमें कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उनको एनालिसिस करना है, वो सब चीजें इसमें देखने को मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पर कुछ चीजें आती हैं जो मैनेजमेंट से जुड़ी हुई है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है ना। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट हमें वो यहाँ पर स्टडी करने को मिलने वाला है, ये सब हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। बजट एंड बजटरी सिस्टम मिलने वाला है। बजट एंड बजटरी सिस्टम पर हमने एक वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब पर, वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत अच्छे से पूरा का पूरा डिटेल में एकदम बनाया है बजट आपके लिए, ठीक है ना। कॉस्ट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन, वो सब इसमें देखने को मिलने वाला है। संक कॉस्ट, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इसके अलावा इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स, उनके कॉन्सेप्ट, हेड्स ऑफ द इनकम टैक्स, ये सब कुछ मिलेगा। मतलब पहले यूनिट के अंदर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या क्या है, अकाउंटिंग बेसिक टू एडवांस, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हमारा इनकम टैक्स, फिर से हमारा अगर मैं इनकम टैक्स से आगे बढ़ूं तो ऑडिटिंग से आगे थोड़ा लेके चलूं तो आपके पास कंपनीज एक्ट, फिर से आपके पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कंज्यूमर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सब कुछ हमें देखने को मिलने वाला है। मतलब सिलेबस छोटी नहीं है, बहुत बड़ी सिलेबस है। मतलब कहने को ये एक यूनिट है, इन्होंने कहने को लिखा है कि यूनिट 4 है, पर यूनिट 4 के अंदर में इतने यूनिट्स डाले हैं कि भैया उसका कोई गिनती ही नहीं है। अब यूनिट 5 अलग से है भाई। यूनिट 4 जो था वो पूरा का पूरा हमारा अकाउंटिंग पर बेस्ड था, ठीक है ना। अकाउंटिंग, टैक्स, लॉ, उस पर बेस्ड था। यूनिट 5 जो है ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट पर बेस्ड है, यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट, या फिर बोल सकते हो पूरा बीएसटी या मैनेजमेंट वाला जो पास है आप देखेंगे उसमें तो मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग, टाइप ऑफ बैंक, अकाउंट्स, ठीक ना, बैंकिंग सिस्टम, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट सिस्टम, ठीक है, ये सब देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हो गया, मतलब जो एफएम का पार्ट है वो यहाँ पूरा का पूरा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक ना। बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे काम करता है वो बताइए यहाँ पर, जीएसटी कैसे वर्क करती है, ठीक है ना। उसके बाद जीएसटी के जितने टाइप हो गए वो सभी चीजें देखने को मिलने वाली। मतलब ओवरऑल आप सिलेबस देखोगे ना तो काफी बड़ी सिलेबस है। भले ही कहने को ये 5 यूनिट्स होता है, 3 यूनिट अभी के लिए कॉपी है कि भैया यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 ये सबको पढ़ना है। यूनिट 4 और यूनिट 5 जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट बन जाती है। तो ऐसे में आपको पढ़ना जम के पड़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, केवल 45 पोस्ट है, ठीक है, बहुत ज्यादा होती भी नहीं है, इसमें मैं पहले ही बोल चुका हूं। तो 45 पोस्ट है तो एफर्ट आपको जम के लगाना होगा। जब तक आप से पूरी की पूरी अच्छे से मेहनत नहीं करोगे, पूरा का पूरा एफर्ट नहीं लगाओगे, तब तक यहाँ पर सिलेक्शन के चांस आपके बनते नहीं है, ठीक है। तो इनकी जो कंप्लीट तैयारी है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यूके ट्रिपल एससी, ठीक है, एडीओ की कॉमर्स और इकोनॉमिक दोनों की बैचेस जो है वो ऑलरेडी हमारी लक्ष्य एकेडमी ऐप पर स्टार्ट हो गई है। जिनको भी इनरोलमेंट करना हो जाकर के अपना इनरोलमेंट ले सकते हो। पूरी की पूरी कंप्लीट सिलेबस आपके इसमें कवर होने वाली है, जो भी आपका 100 मार्क्स का है, यानी कि जो पूरा 5 यूनिट्स है आपका, जो भी आपका यूनिट 5 तक दिया हुआ है ना, यूनिट 5 तक दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा इसमें कवर होने वाला है। 3 तक तो दोनों में कॉमन होने वाला है, और 3, 4 और 5 जो है वो आपका अलग अलग सब्जेक्ट का बनने वाला है। दोनों के लिए अलग अलग बैचेस की एनरोलमेंट स्टार्ट हो गई है। जिनको भी एनरोलमेंट करना है जाके एनरोलमेंट कर लो, क्योंकि एक चीज ध्यान रखो हमेशा, भैया पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे सिलेक्शन नहीं होगा। 45 पोस्ट ही दिए गए हैं इसमें। अगर पोस्ट की बात करूं तो 45 पोस्ट हैं। देखो अपने आप में ये कम भी नहीं है तो ज्यादा भी नहीं है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कम भी नहीं है तो ज्यादा भी नहीं है। कंपटीशन के नजरिए से कम है, लेकिन जिस तरह का ये पोस्ट है उसमें इतने ही देखने को मिलती है, तो बहुत ज्यादा इसमें उम्मीद भी नहीं कर सकते कि हाँ बहुत ज्यादा आएगा। तो उसके हिसाब से सही भी है। तो जिनको भी मेहनत करनी है, एफर्ट लगाना है, टाइम आपके पास अगस्त तक का है, 31 अगस्त तक आप इसका एग्जाम होने वाला है। तो मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाइए, बस सिलेक्शन 100% होती है, बस एफर्ट लगाना है, ठीक है। चलो मिलेंगे फिर क्लासेस में, प्रॉपरली स्टडी करो। सभी लोगों को राधे राधे।